नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया, सरकार बन गई, मंथन चिंतन जारी है। कारण पता नहीं लगा कि हमारे साथ हुआ क्या। एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत है, उस पर नजर डालिएगा और आप भी चिंतन करिएगा। और यदि शीर्ष पर बैठे कुछ लोग इसको देख रहे हों तो वो भी चिंतन करें। देखिए, बहुत सारे कारण बताए गए, जिसमें एक बताया गया जातिवाद, एक बताया गया लालच, एक बताया गया कि हमारे कार्यकर्ता एक्टिव नहीं थे, एक बताया गया अहंकार। क्या ये चार जो कारण हैं, क्या ये सही है? जरा इसकी समीक्षा करते हैं। क्या 2014 में जब हम जीते थे तो क्या जातिवाद हावी हुआ था? क्या तब लालच नहीं थी? क्या तब ये सारे फैक्टर्स नहीं थे? नंबर एक, हो सकता है अहंकार नहीं था। नरेंद्र मोदी से लोगों को एक आशा थी, उस आशा के चलते वोट दिया गया। लेकिन वो आशा किस चीज से जागृत हुई थी? क्योंकि कोई हमने नीति तो दी नहीं थी, कोई लाभ तो किसी को दिया नहीं था। जाहिर है कि हमारे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी में एक उम्मीद देखी गई थी और उनको वोट दिया गया था, जो कि हो सकता है कि 2024 में वो उम्मीद ना दिखी हो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर। अब मैं आपको बताता हूं कि 2016 में 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी एक योजना लेके आए थे नोटबंदी की, जिसकी आलोचना हर अमीर व्यक्ति ने की और मध्यम वर्गीय अपर वाले उन्होंने भी की। लेकिन यकीन मानिए कि जब ये योजना आई थी तो गरीबों में और ग्रामीणों में इतनी भूरी भूरी प्रशंसा हुई थी इस योजना की कि 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में 325 सीट हम लाए थे, जबकि उत्तर प्रदेश में एक भी भाजपा का नेता नहीं था। आप याद करिए, योगी जी तो बाद में आए हैं। उस समय तक ये लीडरलेस इलेक्शन था उत्तर प्रदेश का, और लीडर कौन था? वो नरेंद्र मोदी थे। तो तब जनता ने जातिवाद क्यों नहीं देखा था? तब जनता ने लालच क्यों नहीं देखी थी? 325 सीट दी थी कि नहीं दी थी? क्योंकि एक योजना आई थी कि जो अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को पाट रही थी। एक इंटेंशन देखा था गरीबों ने। अब 2019 का इलेक्शन आया। 2019 के इलेक्शन में भी बाकायदा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व बिल्कुल बरकरार था। योजना आई थी, उज्ज्वला की योजना आई थी, और शौचालय की योजना आई थी, और डायरेक्ट ट्रांसफर जो पैसे का होता है वो योजना आई थी। किसानों की बहुत सारी योजनाएं आई थी, और उन योजनाओं से प्रभावित होकर के वोट मिला, और साथ साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद भी था। अब 2019 के बाद हम 370 हमने खत्म करी, राम मंदिर का निर्णय आ गया, यानी कि मंदिर बनना शुरू हो गया। उसके बाद कोरोना आ गया, हमने फिर राशन दिया। अब राशन 370 और आपका राम मंदिर निर्माण का प्रारंभ, इन तीन चीजों को देखते हुए 2022 में हमें उत्तर प्रदेश में फिर सफलता मिली। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मुख्यतया, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है। तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, बाकी जगहों की उतनी बात नहीं कर रहा हूं। और यहां का वोटर इमोशनल भी बहुत है। अब 2022 से 2024 2 साल का हम पीरियड एनालाइज करें। क्या इस पीरियड में कोई भी नई योजना गरीबों के लिए आई? इसका जवाब देखिए, जो पुरानी योजना है उसके आधार पर हम एक इलेक्शन जीत सकते हैं। राशन पर एक जीत जाएंगे, उसके बाद लोग कहेंगे ये तो आम बात है। हम शौचालय और गैस पे एक इलेक्शन जीत जाएंगे, उसके बाद कहेंगे ये तो आम बात है। भूल जाते हैं पब्लिक मेमोरी। आप भी भूल जाइए पुरानी योजना को और नई ले आइए। तो इन 2 सालों में कोई नई योजना गरीबों के लिए नहीं थी।
और हमारा कनेक्ट पूरी तरह से जनता से हट गया था। पहले कोरोना में हटा, कोरोना में भी हमारी काफी बदनामी हुई थी। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से बहुत बदनामी हुई थी कोविड-2 के चलते, लेकिन तब भी हम 2022 में बच गए, क्योंकि हमने राम मंदिर निर्माण शुरू किया था, 370 हटाई थी और राशन दिया था, किसी को भूखा नहीं मरने दिया था। सीटें कम हो गई लेकिन हम बच गए। 24 में उत्तर प्रदेश में हम नहीं बच पाए, लेकिन केंद्र में हम बच गए। केंद्र में बचने के पीछे कारण क्या है? कारण है नरेंद्र मोदी के प्रति जो आशा है वो बरकरार है, इसलिए केंद्र में हमारी सरकार का गठन हो गया। उत्तर प्रदेश में कुछ नया नहीं हुआ भाई। आपने 17 के पहले नया दिया, 22 के पहले नया दिया, 24 के पहले कोई नया नहीं था। और पुरानी योजना के आधार पर अगर आप चाहें कि वोट मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। हमारा कनेक्ट खत्म हो गया लोगों से। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने कोई संपर्क नहीं रखा और यहां तक कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा भी बैक बर्नर पर चला गया। 19 के पहले हमने बालाकोट भी किया था, वो भी याद करिए, जिसकी वजह से हमें वोट मिले थे। 24 के पहले कई घटनाएं हुई जिनमें हम मिसाइल दाग सकते थे। अभी सरकार के गठन जिस दिन हुआ तो ऐसी घटना हुई जो मिसाइल दाग सकते थे। इजराइल की तरह मिसाइल दाग करके हम एक स्कोर ऊपर पॉइंट कर सकते थे कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदुत्व के लिए। आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बात करिए, कौन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव? मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, किसने हिंदुत्व के लिए लोगों का, अपने वोटर्स का साथ दिया? क्या किसी के साथ लव जिहाद की घटना हो जाती है तो हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जा करके उसकी प्रॉब्लम सुनता है? क्या कहीं पर हमारे मंदिर में कोई कांड हो जाता है, कोई जना कुछ कर देता है, कांड कर देता है, तो कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है? ऐसी दर्जनों हजारों घटनाएं हैं। हम राष्ट्रवादी सोशल मीडिया पे मुद्दे उठाते हैं, हम राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के प्रहरी हैं, हम बहुत कुछ काम करते हैं कलम से। कलम का मतलब है सोशल मीडिया कलम ही है। क्या किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसा किया? साथियों, आप जरा दिल पर हाथ रख के बताइए। मैं यहां पर हूं लखनऊ में, ये अलीगंज इलाका है। बहुत दिनों से बहुत पत्र लिख रहा हूं कि ये अलीगंज हनुमान नगर होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर हनुमान बड़ा मंगल होता है। हनुमान जी का गढ़ अगर पूरे भारत में है तो लखनऊ में भी अलीगंज है। अलीगंज में अली नाम की कोई चीज है नहीं, हो सकता है कोई छोटी मोटी मजार या कुछ हो। मैंने ये पत्र बहुत लिखे ना, मुझे कहीं से, मैंने जितनी संस्थाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं, मुख्यमंत्री दफ्तर से लेकर नीचे तक, नगर निगम तक, हर जगह लिखा, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। तो आप हिंदुत्व के लिए क्या कर रहे हैं? आप बताइए। जवाब तो कम से कम दे सकते थे, कुछ ना करते, कुछ तो बात हो सकती थी। बुद्धिजीवी हूं, विश्लेषक हूं, कंट्रीब्यूट कर रहा हूं सोसाइटी को, और मैंने ये बात एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से ये कही, उन्होंने कतई ध्यान ही नहीं दिया। उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने, लखनऊ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से भी पीछे आप हट गए हैं। भाई साहब, आपने कितने एयरपोर्ट बनाए, इस पे आपके वोट कट जाएंगे, कम हो जाएंगे। आपने कितनी सड़कें और ओवर ब्रिजेस बनाए, आपकी वोट आपके कट जाएंगे। उससे गरीब विस्थापित होता है, उसको ईर्ष्या होती है कि मेरा जीवन वही है और आप कारों से चल रहे ओवर ब्रिज पे। ठीक है, होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका भी एक बैलेंस होना चाहिए। इकोसिस्टम भी आप खराब कर देते हैं। आप ट्रेनों में आप वंदे भारत चला लीजिए, लेकिन क्या आपने देखा है कि ट्रेनों में केवल 1 या 2 डिब्बे लगते हैं गरीबों के लिए, उस पे वो कीड़े मकोड़ों की तरह भरे रहते हैं, उनको पानी तक नसीब नहीं होता है, भुसा हुआ खाना मिलता है। अगर हमने ट्रेनों में 1 डिब्बा लगाने के लिए गरीबों को किया है, जिनका 60% वोट है, 60 से 70% वोट है इन गरीबों का, जिनके लिए 1 डिब्बा लगता है। वंदे भारत के लोग 5 से 10% हैं, तो हमें वोट मिलेंगे नहीं, बल्कि हमारे वोट कट जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं विकास नहीं होना चाहिए,
विकास संतुलित मात्रा में होना चाहिए, उस गरीब का भी तो विकास होना चाहिए। तो हमने 2 साल में ना तो गरीब के लिए कुछ किया, ना हम गरीब से कनेक्टेड रहे, ना हमने कोई नई योजना, पुरानी छोड़ दीजिए। कब तक आप कहेंगे गैस, राशन, शौचालय, कब तक बोलेंगे? उसके आधार पे एक बार मिल गया भैया, बार बार नहीं मिलेगा, कब तक रिपीट करोगे? और कब तक लोग ये कहेंगे कि मोदी जी के ही सहारे हैं? अरे भाई, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वही हमारी नहीं सुनेगा तो क्या होगा? तो मेरे ख्याल से ये इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर ये विश्लेषण हमारे शीर्ष के लोग देख रहे हों कि हमें गरीबों के लिए क्या करना है, हमें ग्रामीणों के लिए क्या करना है, कैसे कनेक्ट होना है लोगों से। देखिए, लोग जब आपसे नाराज होंगे, नाराजगी की अंडर करंट थी बीजेपी के विरुद्ध, अगर नाराज होंगे तो वो ऐसे व्यक्ति को दे देंगे, भले वहां भी बर्बादी हो, लेकिन वो बर्बादी उनको कबूल होगी, लेकिन आपसे वो नाराज होकर आपको वोट नहीं देंगे या कम देंगे। यही हुआ बड़े बड़े शहरों में। नमस्ते, जय हिंद।